सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। वायरल वीडियो च नशा वेचण वाला गिरफ्तार 400 च वेचदा सी एक पुड़ी। पीएम मोदी ने डेनमार्क के पीएम नाल कीती गलबात। योगी आदित्यनाथ ने भगीरथी टूरिस्ट हाउस की शुरुआत की। तुहाडा धन्यवाद डेनमार्क यूक्रेन की शान चैलेंज के। पंजाब की कोले की खान झारखंड 2015 की बंद पई सी, आपां चालू करवाती सीएम मान। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। वायरल वीडियो च नशा वेचण वाला गिरफ्तार 400 च वेचदा सी एक पुड़ी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों नशे के कारोबार खिलाफ वड्डी कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ते 7 लोगों ने मामला दर्ज किया गया है। इस बंदे की बीती दिनी नशा वेचण की वीडियो वायरल हुई सी, जिस मगरों यह कार्रवाई की गई। फरीदकोट च रेलवे ट्रैक से बैठ के शरेआम नशा वेच रहा सी। नेड़े ही कुछ नौजवान नशा वेचण वाले नौजवान को पैसे देके एक पुड़ी खरीद रहे हैं। वीडियो में कई नौजवान कह रहे हैं कि 400 रुपए की एक पुड़ी दे दो ते 800 रुपए की 2 पुड़ियां। वीडियो में नशा वेचण वाले नौजवान का नाम जग्गी है, जो अपनी जेब च नशा कढ़ के लिफाफा कढ़ के पुड़ियां बना के नौजवान को वेच रहा सी। इस मामले में जग्गी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 7 खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पर्चे में मेन सप्लायर का नाम भी है। मेरा फर्दा 400 दे दे तू दे 400 पूरा भैया 360 30 रुपये तेरे तो मैं तड़के वाला मुंडा ही 360 एक मिनट फड़ दियो यार। अल्लाह 4 नाग दे यार 800 फड़ दो 400 ही तेरा हो रही है 400 ही 400 ओ 400 ही ਹੁੰਦਾ 400 ही यार 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗ ਸਾਨੂੰ अल्लाह 800 रुपया 4 नाग दे दी यार। ਇੱਕ ਖੜ ਜਾ 8 ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਈ ओए 4 नाग लेने 800 आ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ 800 आ 4 नाग दे तू मैनू। ਇੱਕ ਭਰਾਵਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਜੱਦੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਦੋ ਦੇਈ ਯਾਰ ਜੱਜੀ ਅੱਲਾ 4 ਵਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਆਵੇ ਬਾਜਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਆ ਫੜ ਦੋ पर रुक जो यार ਜੱਜੀ ਬਾਈ ਅੱਲਾ ਫੜ ਦੋ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਦੋ ਨਾਗ ਦੇ ਦੇ एक और दे ਦੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਜੱਜੀ भरावा रुक जा 10 उत्ते ही पीएम मोदी ने डेनमार्क के पीएम नाल कीती गलबात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिना यूरोप यात्रा दौरान मंगलवार ने डेनमार्क पहुंचे। इत्थे उन्होंने प्रधानमंत्री नाल मुलाकात की है ते कई महत्वपूर्ण मुद्दों ते चर्चा भी की। इस तो बाद पीएम मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन विच डेनमार्क की महारानी मैग्रेट नाल भी मुलाकात की। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। The relations between our two countries are very strong. We have a very strong partnership between our two countries, and we are very grateful that you are in Copenhagen this day. भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है, साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है।
योगी आदित्यनाथ ने भगीरथी टूरिस्ट हाउस की शुरुआत की। हरिद्वार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सरकार ने 43.27 करोड़ रुपए की लागत नाल नवे बनाए भगीरथी टूरिस्ट हाउस की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इत्थे आए सारे लोगों का अते सारे मंत्रियों का मैं प्रोग्राम विच स्वागत करता हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयबीर सिंह जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी, लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, उत्तराखंड सरकार के वित्त, शहरी विकास, आवास, विधायी और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, कृषि एवं कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण ग्राम विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और जिनके आशीर्वाद से, जिनको साक्षी मान करके आज यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है पूज्य संत जनों की उपस्थिति में। यहां पर हमारे पूज्य संत जन जिनका आशीर्वाद यहां पर हमें आज प्राप्त हो रहा है, इन सभी पूज्य संतों का, जिनकी उपस्थिति में पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी भगतराम मुखिया जी, स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, स्वामी विष्णुदास जी महाराज, स्वामी महंत देवानंद सरस्वती जी महाराज, महंत ईश्वरदास जी महाराज, स्वामी शिव प्रेमानंद पुरी जी महाराज, महंत महेश पुरी जी महाराज, महंत अरुणदास जी महाराज, महंत चेताईनाथ जी महाराज, ऐसे सभी हमारे पूज्य संत जनों की एक लंबी श्रृंखला यहां पर है। मैं उन सबको नमन करते हुए उनका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम आपके सामने हमारे मंच पर अभी जिन महानुभावों का उद्बोधन आप सबको सुनने को मिला है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला आ रहा था और 21 वर्षों से यह मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए एक सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी। तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास
उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान हम भी चाहते हैं, और मैं आज धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी पूरी टीम को कि यहां पर अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को प्राप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश को भागीरथी मिल गई है। भाइयों बहनों, भारत की जो जीवन धारा है, उस जीवन धारा की आत्मा है मां गंगा, और गंगा तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलती है, तभी गंगा बनती है। तो ये भारत की एक उज्ज्वल जीवन धारा है, जिसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें अपनी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से करेंगे, और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने इन दोनों सरकारों ने एक साथ मिलकर के किया है कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहां पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना, और नहीं तो ये अंतहीन सिलसिला चलता, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला देता, फिर रिवीजन में लोग जाते, फिर उसके बाद जो है तमाम अन्य उसमें उलझाने के लिए 10 बहाने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने मोदी जी से एक ही बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंच करके उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है, और उसका समाधान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार दोनों मिलकर के आगे बढ़ रही हैं, जिसमें आज अलकनंदा जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को, आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले, और उत्तर प्रदेश अपना पर्यटन आवास गृह के रूप में इस भव्य भवन को, जो आज पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहां पर निर्मित होकर के हम यहां पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक साथ ये प्रक्रिया संवाद के माध्यम से समाधान के रास्ते पर निकल सकती है, और उसी समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड देवभूमि है, और उत्तराखंड के देवभूमि न केवल भारत की आध्यात्मिक रूप से पूरे भारतवासियों को, 100 करोड़ भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, उतनी क्षमता रखती है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो उत्तराखंड के 4 धामों का दर्शन करने के लिए ललायित न हो? कौन ऐसा होगा जो हरिद्वार में मां गंगा में हर जी की पेड़ी में स्नान करने के लिए अपने आप को उतावला न पाता हो? पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर बसा हुआ हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी की इच्छा होती है कि हम लोग इस पवित्र धाम के साथ जुड़े। और मैं जब उत्तराखंड की बात करता हूं तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज जिस मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, उसी श्रृंखला में आज केदारनाथ धाम जिस भव्य रूप में आया है, अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी के विजन का हम सब अभिनंदन करते हैं, और उस विजन के साथ हम सबको जुड़ना होगा, हम सबको उसको जीवन में फॉलो करना होगा, उसको अंगीकार करना होगा। हम उसके पीछे चल करके हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसके साथ जुड़ करके हम भी अगर अपनी भावनाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करेंगे, अद्भुत कार्य हो सकता है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम आज संवर चुका है, बद्रीनाथ धाम प्रतीक्षा कर रहा है, वहां पर भी कार्य की परियोजना को आगे बढ़ाने का युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। हरिद्वार पहले की तुलना में काफी विस्तार हुआ है, काफी अच्छी सुविधाएं मिली हैं। ऋषिकेश में भी उन प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य, उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड ने अपनी एक नई यात्रा प्रारंभ की है, विकास की यात्रा। यहां की सुख और समृद्धि का आधार बने, यह हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक अभियान भी है। मैं इस अवसर पर
उत्तराखंड के अपने सभी भाइयों से यही कहूंगा कि हम सबको मिलकर के इस अभियान का एक साथ मिलकर के इसे आगे बढ़ाना होगा। भले ही राज्य अलग अलग होंगे, लेकिन भाव और भावनाएं तो दोनों की एक है, एक जैसी है, एक साथ मिलकर के चलने की जैसी है। और हम लोग मिलकर के हर काम कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का बाजार आपके लिए पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश आपके पास आकर्षित होकर के यहां के धामों का दर्शन करने के लिए आने के लिए उत्सुक है। हमें सुविधाएं देनी होंगी। आतिथ्य सत्कार का, उत्तराखंड की परंपरा का, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना होगा। और पूरा देश आना चाहता है। यानी आप 4 धाम की 6 महीने की यात्रा में ही देखेंगे इतना कुछ आप लोग यहां के माध्यम से समृद्धि ला सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत कुछ संभावनाएं। और फिर मैं उत्तराखंड की जब बात करता हूं तो उत्तराखंड में हर सीजन में अलग अलग प्रकार की संभावनाएं होती हैं। मैं जब 4 धाम की यात्रा बंद होगी तो आपके कुमाऊं से जुड़े हुए नैनीताल और वहां के जो हिल स्टेशन है, जोशीमठ से जुड़े हुए जो आपके हिल स्टेशन है, या उत्तराखंड के जो अन्य उच्च हिमालय से जुड़े हुए जितने हिल स्टेशन है, ये सब फिर उसके लिए पलक पावड़े बिछा करके लोगों के लिए तैयार होते हैं कि लोग अगर पर्यटन के रूप में, श्रद्धा के रूप में आना है तो यहाँ के हर एक जगह, हरिद्वार से लेकर के 4 धाम की यात्रा पर, हर एक डांडे पर और हर एक महत्वपूर्ण स्थल पर जो देव मंदिर हैं, शिवालय हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, आप इनका दर्शन करिए। और अगर पर्यटक के रूप में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश के उन बिरले राज्यों में उत्तराखंड है जिसका फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है। यहां पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर इको टूरिज्म की ढेर सारी संभावनाएं आज भी हम सबको लालायित करती, पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर लालायित करती है। और उन संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में एक कार्य जहां उत्तराखंड के अंदर हो सकता है, वही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे हो सकता है, यह प्रयागराज ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। कुंभ की अवधारणा को आगे बढ़ा करके हर एक आयोजन को हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमने विगत वर्ष वैष्णो कुंभ के रूप में वृंदावन में एक भव्य आयोजन करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। और यही नहीं, आज आप में से तमाम पूज्य संतों को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था, उस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। काशी विश्वनाथ धाम प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया, सेकंड चरण का कार्य अंतिम स्टेज में चल रहा है। इस मई के अंदर वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। और काशी विश्वनाथ धाम की स्थिति ये है कि 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है वहां पर। वर्तमान में मुख्य मुख्य पर्वों और त्योहारों पर यह संख्या 5 से 7 लाख प्रतिदिन जाती है। जिस काशी में हम एक साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में 50 श्रद्धालु एक साथ एकत्र करने की क्षमता नहीं रखते थे, आज वहां पर हमारे पास 50,000 श्रद्धालु एक साथ एक समय खड़ा होना चाहेगा तो वहां पर काशी विश्वनाथ धाम के अंदर खड़ा हो सकता है, दर्शन कर सकता है, पूजा में भाग ले सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं और ये संभावना वहां पर बनी है। इसमें पूज्य संतों का आशीर्वाद भी था, उनका सहयोग भी था। ये हो सकता है काशी के विकास में इससे योगदान होगा, लेकिन इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे पूज्य संतों का सम्मान भी बढ़ाता है, उनके गौरव में वृद्धि करता है, उनके प्रति लोगों की धारणाओं को बदलता है। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में देश और दुनिया के सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और भौतिक नगरी के रूप में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। आप अयोध्या को देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अयोध्या आज संवर रही है, नए उस पर आ रही है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, इस सब के विकास की कार्य योजना हमारी लागू हो चुकी है। ये सभी कार्य वहां लागू हो चुके हैं। ऐसे ही सुख तीर्थ का, ऐसे ही नैमिषारण्य का, विंध्यवासिनी धाम का, चित्रकूट का, महर्षि वाल्मीकि की जन्मभूमि का, लालापुर का, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर का, ये सभी समग्र विकास की, आध्यात्मिक और भौतिक विकास की उन सभी संभावनाओं को लेकर के
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, जैन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, सिख तीर्थों के विकास के लिए भी वहां पर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, आज वहां पर मूर्त रूप लेते हुए लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अलग अलग आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना। दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ा हो, इस संभावना बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन भाइयों बहनों आज दीपावली का आयोजन अयोध्या के साथ जुड़ गया है, अयोध्या के दीपोत्सव के साथ ही। आपने देखा होगा किस भव्यता के साथ हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही होली का आयोजन वृंदावन और बरसाना के साथ जुड़े, ये नहीं होता था, लेकिन अब जुड़ चुका है। होली का उत्सव बरसाना के साथ जुड़ चुका है। ऐसे ही देव दीपावली उत्तराखंड में ही मनाई जाती है, लेकिन देव दीपावली की जब चर्चा हो रही है तो देव दीपावली काशी की मनाई जाती है। काशी की भव्य स्वरूप आप सबको देखने को मिलता होगा, काशी की देव दीपावली। हर एक आयोजन को, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम को भी इसी रूप में हम लोग लेने का कार्य कर रहे हैं। हर एक आयोजन को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना और उस इवेंट को यादगार बना देना, जिससे लोग उस दिन की प्रतीक्षा करें और फिर वहां आने के लिए पहले से ही तत्पर दिखाई दें। आज इस रूप में उत्तर प्रदेश समग्र विकास की उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। पर्यटन की संभावना हो, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार का हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारी उन योजनाओं को जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का हो, उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर वहां पर प्रयास कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि कृषि के बाद सर्वाधिक पर्यटन की संभावना, सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र हो सकता है वो पर्यटन का हो सकता है। सर्विस सेक्टर में अपार संभावनाएं, क्योंकि जब हम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को, जिसे हम आज तीर्थ स्थल मान रहे हैं और हम आस्था के साथ जाते हैं, ये हमारी आस्था को पवित्र तो बनाता ही है, लेकिन भाइयों बहनों ये हमारी आस्था के साथ साथ ये हमारी राष्ट्रीय एकात्मता के तीर्थ स्थल भी हैं। राष्ट्रीय एकात्मता को पूरी ऊर्जा यहां से। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚੈਲੰਜ ਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੇਰਗੰਢ ਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੇਰਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਉਸ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ 220 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। Без марнославства і завжди був серед найсміливіших, серед перших. Завжди працював у найгарячіших точках, старався привести справжній матеріал, сильний матеріал. В 17-му році він першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Коли прийшов ковід, він не боявся, 2 тижні жив у Санжарах, куди привезли українців з Китаю. З першого дня повномасштабної війни він був на фронті. Доброволець, ветеран АТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув. Загинув на Харківщині. У боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким друзям. Хай його син Владислав знає, Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра, і ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому, усім нашим героям, які віддали життя за Україну. Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати із самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати так само, як і більше ніж 150 людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі. Усі вони отримують необхідну допомогу, усі вони отримують від нашої держави найтурботливіше ставлення. Вдячний всім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була, і щоб вона була успішною. Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давіду Арахамі,
представникам ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста і кожному, і кожній, завдяки кому досягли домовленості і забезпечили тишу і коридор для людей. Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити. Потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться. Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерришем про те, що вже вдалося, про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста. Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний усім, хто допомагає. Говорив також з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, привітав його з Днем Незалежності держави Ізраїль, проговорили ситуацію на сході нашої держави і особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні і абсолютно непропустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ. Говорив з прем'єр-міністром Нідерландом Марком Рюте, домовились, які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру. Обговорили, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців, кожного російського військового і кожного командира, які вбивали, катували, знущались над нашими людьми. Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам, по Дніпру, били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, по містам Донбасу та інших наших регіонів. Всі ці злочини отримують належну відповідь, як юридичну, так і цілком практичну, на полі бою. Звернувся сьогодні до народу Данії з нагоди Дня звільнення. 77 років тому нацистів вигнали з цієї країни. Щороку у травні всі європейці, всі порядні люди на землі згадують цей подвиг, перемогу над найстрашнішим злом в історії людства, перемогу у війні проти нацизму. Але згадувати означає не просто пам'ятати. Це означає пам'ятати і реально старатись не допускати ніколи знову того, що несли Європі нацисти. Саме українці і українки разом з нашими друзями і партнерами, антивоєнна коаліція, як свого часу була антигітлерівська, стримують зараз тих, хто точно забув, чому люди раділи в 1945 році. Бо якби в Росії дійсно всі пам'ятали, ця війна просто не почалась. Вже традиційно перед записом вечірнього звернення до вас підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Вдячний усім нашим героям, усім, хто став на захист нашої держави. Слава Україні! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 2015 ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਨ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਨ ਚਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਕੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਹਰਾਤਾ, ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕੋਠੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਐਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੜਾਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।